रोशनी रोहित भी डाल देती है, ऐसे स्लाइड करती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ब्रोंकिएक्टेसिस। आवाज़ सुन सकते हैं आप सारे? मेरी कोई इंटरप्शन तो नहीं है? नो सर। Okay. Bronchiectasis basically is a part of obstructive airway disease triad. Obstructive airway disease में हम एस्थमा शामिल करते हैं, COPD शामिल करते हैं और ब्रोंकिएक्टेसिस शामिल करते हैं। और क्यों शामिल करते हैं? बिकॉज इन सब के अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आ सकता है। अब इन सब का डिफरेंस अबाउट पैथोलॉजी वो यही है कि एस्थमा के अंदर वेरी स्मॉल एयरवेज उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो COPD है उसमें ब्रोंक्यूल्स जो डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और ब्रोंकिएक्टेसिस में ब्रोंक्यूल्स प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल ब्रोंक्यूल्स, यानी डिस्टल ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनसे अगर आगे कोई प्रॉब्लम है तो वो COPD कॉज करेगा, और अगर प्रॉक्सिमली कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ब्रोंकिएक्टेसिस कॉज होगा। ब्रोंकिएक्टेसिस इज ए वेरी विशियस डिजीज, एक विशियस सर्कल है। एक दफ़ा जिसको ब्रोंकिएक्टेसिस स्टार्ट हो जाए तो उसको ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। और इसमें होता ये है कि नॉर्मली हमारे लंग्स के अंदर कोई भी सेक्रीशंस हों उनको सीलिया बीट अप करके ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं और हम उसको कफ आउट करते रहते हैं। लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस में सीलिया की मूवमेंट या तो ख़त्म हो जाती है ड्यू टू सम कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी, या किसी डिजीज प्रोसेस की वजह से वहाँ से लंग का वो हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो सेक्रीशंस हैं वो बाहर की तरफ नहीं आती, वो अंदर मौजूद रहती हैं। द डिजीज्ड पार्ट रिटेन्स दोज प्रोडक्ट्स, और जब वो रिटेन रहती हैं तो उसके अंदर बहुत आसानी से बैक्टीरिया कॉलोनाइज करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसी वजह से जब भी किसी को ब्रोंकिएक्टेसिस होता है तो उसका मेन ट्रीटमेंट स्टेप ये होता है कि हम वो जो स्टैटिक सेक्रीशंस हैं उनको किसी तरह ड्रेन करें, बाहर निकाल लें। एंटीबायोटिक्स और बाकी ट्रीटमेंट बाद में आता है। तो सबसे पहले तो ये आपके सामने केस हिस्ट्री है, इसके पे आप गौर करें और बताएं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। ब्रोंकियोस्टेसिस है सर इसको सर। सही है। तो इस स्टेम में से क्या क्या चीज़ें ब्रोंकिएक्टेसिस को सपोर्ट करती हैं? म्यूकोपुरुलेंट सर, उसकी वजह से कोपियस भी है स्पूटम जो है, और उसके अलावा से क्रिपिटेशंस और क्रोनिक है सर। इस वजह से 2 मंथ्स पीरियड है प्रोडक्टिव कफ। आप बता सकते हैं कि ब्रोंकिएक्टेसिस किस वजह से है इस पेशेंट में? तो ये पेशेंट एस्थमेटिक है। एस्थमेटिक पेशेंट में ब्रोंकिएक्टेसिस की बहुत बड़ी कॉज होती है ड्यू टू एस्परजिलस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की वजह से। उसको हम एस्परजिलस की इन्फेक्शन कहते हैं, और जो उसका पूरा नाम है दैट इज ABPA,
और it stands for bronchopulmonary allergic bronchopulmonary aspergillosis आफ्टर पोस्ट टीबी या टीबी की ब्रोंकिक्टेसिस जो कि टॉप कॉज है ब्रोंकिक्टेसिस का। सेकंड नंबर पे हमारे सेटअप में यही वाली ब्रोंकिक्टेसिस है, ABPA एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। कौन कौन सी डिजीजेस हैं जिसमें कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम आता है? व्हाट इज कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम? सर कोपियस में क्वांटिटी ज़्यादा। क्या क्वांटिटी होगी? हाउ विल यू ascertain फ्रॉम पेशेंट? आप उससे कैसे कंफर्म करेंगे कि यार आपको कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम है या नहीं? कोई पैरामीटर है? माज सर से अमाउंट पूछेंगे कि कितने कप्स में आती है या टेबलस्पून जितनी आती है? सही। कैन यू डिफाइन व्हाट इज कोपियस? कोपियस का मतलब ये है कि पेशेंट का जो स्पूटम है दैट इज मोर देन 60 ml पर 24 आवर्स। और इसका तरीकाकार पूछने का यही है कि आप उससे पूछें कि चाय का जो कप है छोटा, उसका आधा कप इतना वो आ जाता है, तो वो आप अंदाजन उसको कह सकते हैं कि दिस इज कोपियस अमाउंट। अब आप ये बताएं कि कोपियस अमाउंट आता किस किस डिजीज में है अदर देन ब्रोंकिक्टिस? chronic bronchitis में नो। COPD एक नो। लंग एब्सेस, ठीक है, लंग एब्सेस में कोपियस अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये आता है स्पूटम। और इसके अलावा एक लंग कैंसर की स्पेशल टाइप है जिसको हम कहते हैं ब्रोंको एल्वियोलर सेल कार्सिनोमा, उसके अंदर भी कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम आता है। और जबकि और ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा के साथ कोपियस अमाउंट में स्पूटम का आना, इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ब्रोंकोरिया। जिस तरह डायरिया होता है ना, ब्रोंकोरिया मींस एक्सेसिव फ्लूइड या एक्सेसिव स्पूटम फ्रॉम द ब्रोंकस, ब्रोंकोरिया, याद रखिएगा। सर ब्रोंकियोअल्वेओलर कार्सिनोमा तो हमने नहीं पढ़ा हुआ पहले। सीए लंग की ये टाइप है। हमने जो टाइप्स पढ़ी थी ना इसमें, नॉन स्मॉल सेल और स्मॉल सेल, तो नॉन स्मॉल सेल की 3 सब टाइप्स हैं। उसमें एक लार्ज सेल कार्सिनोमा है, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, एक एडिनो कार्सिनोमा है। ब्रोंकोएल्वियोलर कार्सिनोमा बेसिकली एडिनो कार्सिनोमा की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अच्छा जी, ये ब्रोंकिक्टिस का एक्सरे है, इसमें कोई बता सकता है क्या फाइंडिंग्स हैं? Sir, diffuse opacities across both the fields. पेशेंट के अंदर डिफ्यूज रेटिकुलेशंस हैं, धागे से फैले हुए हैं दोनों लंग फील्ड में, और हाइलर रीजन में थैलियां बनी हुई हैं, सिस्ट बनी हुई हैं बाइलेटरल, स्पेशली लेफ्ट हाइलम में एक नजर आ रही है ये वाली, और इधर भी आप देखें एक ये बनी हुई है, ये भी एक मौजूद है। तो एक्सरे कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ब्रोंकिक्टिस को चेक करने में। बहुत एक्सटेंसिव ब्रोंकिक्टिस हो तो तब एक्सरे में नज़र आता है। एक्सरे 60% के अंदर ब्रोंकिक्टिस को डिटेक्ट करता है। तो जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है ब्रोंकिक्टिस को चेक करने के लिए दैट इज HRCT, वो हम करवाते हैं, और HRCT हमें ब्रोंकिक्टिस को बताता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि बाइलेटरल सिस्ट हैं, थैलियां बनी हुई हैं। बाय द वे ये जो सिस्टिक फॉर्म है ये ब्रोंकिक्टिस की एक टाइप है। तो हिस्टोलॉजिकली देखा जाए या वैसे मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो और भी टाइप्स हैं। तो उसमें एक ये वाली है, इसको हम वेरिकोस ब्रोंकिक्टिस कहते हैं। जिस तरह वेरिकोस वेन्स होती है ना, इस तरह इसमें ब्रोंकस की शक्ल वेरिकोस वेन्स की तरह ना इसका ये होता है। अच्छा, रमशा आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। नहीं सर। अच्छा, और इसके अलावा ना ये थर्ड अपीयरेंस जो है ना, इसको हम कहते हैं बीडीड अपीयरेंस। जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं, ये जो इधर नजर आ रही है, तो बीडीड अपीयरेंस भी हो सकती है, वेरिकोस अपीयरेंस भी हो सकती है, और ये जो सिस्टिक अपीयरेंस ये भी हो सकती है। तो ये सारी जो अपीयरेंसेस हैं ये ब्रोंकिक्टिस की बेसिस। ब्रोंकिक्टिस में बेसिकली प्रॉक्सिमल जो ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पीछे वाले,
उनकी एबनॉर्मल डायलाटेशन हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन, और वही हमें सीटी स्कैन में नजर आता है। ये केस देखें, एनी डायग्नोसिस? सर एटीटी क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। ब्रोंकियोस्टेसिस है सर, ब्रोंकियोस्टेसिस। हाँ, ब्रोंकिएक्टेसिस सेकेंडरी टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मैंने आपको बताया था कि टॉप कॉज है ना वो वही वाली है। ये आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल, इसमें भी ये सिस्टिक शैडो। ये बात याद रखिएगा कि टीबी की वजह से जो ब्रोंकिएक्टेसिस होती है इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिलैटरल, वाइल बाइलैटरल होती है इन केस ऑफ एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस एबीपीएम। ये आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल, यूनिलैटरल है और ये सिस्ट बनी हुई है और साथ में यहाँ भी ये डायलाटेशन है और इधर भी ये सिस्टिक शैडोज बने हुए हैं। तो ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है यूनिलैटरल ब्रोंकिएक्टेसिस की। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मरीज आपके पास आके कहे कि मैं बहुत तंग आ गया हूँ ब्रोंकिएक्टेसिस से, तो यू कैन गो फॉर सर्जरी इन केस ऑफ यूनिलैटरल ब्रोंकिएक्टेसिस, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक दो लोब निकालने से मरीज की जान छूट जाएगी। बाइलैटरल ब्रोंकिएक्टेसिस में दोनों लंग्स का ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। डायग्नोसिस किस तरह करना है और मैनेज किस तरह करना है, तो किस तरह डायग्नोस करेंगे? साइंस स्पूटम कल्चर। सीटी स्कैन। सबसे पहले तो हिस्ट्री होगी ना, पेशेंट को लंबे टाइम से कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम आ रहा होगा। एग्जामिनेशन में चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे तो क्लबिंग आपको मिलेगी इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और यू कैन गेट क्रेपिटेशंस, कोर्स क्रेपिटेशंस। और थर्ड नंबर पे फिर आप एक्सरे और HRCT करवाएंगे। एंड मैनेजमेंट किस तरह करना है, मैनेजमेंट के 3 बेसिक स्टेप आप याद रख लीजिए, आगे हम ये रिवाइज भी करेंगे। स्टेप 1 के अंदर जो पूलिंग हुई है सेक्रीशंस की, उनको हमने किसी तरह बाहर निकालना है। किस तरह निकालना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। नंबर 2, आपने पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा रखना है। पानी ज़्यादा पिएगा तो अंदर सेक्रीशंस ठीक नहीं होंगी। और थर्ड नंबर पे एंटीबायोटिक्स हैं। तो डेफिनेशन पर ये सारा कुछ हम देखेंगे। डेफिनेशन है इरिवर्सिबल एबनॉर्मल डायलाटेशन, ये इसमें कीवर्ड है, और इसमें कोपियस स्पूटम प्रोडक्शन होता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और ये मैंने जो ट्राइएड बताई थी वो आपके सामने है कि अस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस, COPD, 3 obstructive airway diseases but 3 very different clinical presentations and management। पैथोजेनेसिस का मैंने आपको बता दिया कि एयरवे की इन्फ्लेमेशन होगी और उसकी वजह से स्पूटम की पूलिंग हो जाएगी और उसको सीलिया बाहर नहीं निकाल सकेंगे। जब वहाँ पे लंग डैमेज होगा तो मज़ीद इन्फ्लेमेशन होगी। तो इस तरह करके ना एक विशेष सर्कल चलेगा। पहले एयरवे डैमेज की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, पूलिंग होगी, वहाँ जरासीम आएंगे, मजीद इन्फ्लेमेशन होगी। इसी तरह वो नहीं जैसे ये जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, बिल्कुल इसी तरह जब ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी तो वो ज्यादा सिलसिला होगा। अच्छा, ये विदाई हो कि सर क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर अगर ऐसे हो सकता है कि पहले जो है ना सीलिया जो है वो डैमेज हो, फॉर एग्जांपल सीलियोपैथीज वगैरह होती है, कार्डियक सिंड्रोम, उसके बाद ब्रोंकिएक्टेसिस को डेवलप हो? जी जी ऐसा होता है। जो कंजेनिटल कॉजेज है उसमें यही कार्टाजेनस सिंड्रोम और यस सर। इसके अलावा और बहुत सारी कंजेनो, उसमें सीलिया की बीटिंग नहीं होती, तो वो एक कॉज है बड़ा इम्पोर्टेंट। ओके सर। ये डायलाटेशन हो रही है उसकी और अब इसके अंदर सेक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी और ये फिर सेक्रीशंस आगे इनको ड्रेन करना पड़ेगा। ये देखिए सीलिया इस लेयर को ऊपर मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर सीलिया नहीं होंगे तो म्यूकस की एक्सेसिव पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
और ये जब पूलिंग बहुत होगी तो ये सिस्ट आपको नजर आएंगे जो सीटी पर नजर आते हैं। क्लासिफिकेशन रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इटियोलॉजिकल है और कन्वेंशनल है। रेडियोलॉजिकल मैंने आपको बताया कि सिस्टिक भी हो सकती है, वेरिकोस वेन्स की तरह वेरिकोस भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल या बीडी अपीयरेंस भी हो सकती है। ये अभी हमने उसमें सीटी में डिस्कस की थी, आई होप यू रिमेम्बर। अच्छा ये डिफरेंट है, ये देख सकते हैं, ये वेरिकोस वेन सॉरी वेरिकोस ब्रोंकिक्टेसिस है, बिल्कुल उसी तरह ना जैसे डायलेटेड वेन्स होती हैं सर्जरी में, वेरिकोस वेन्स बिल्कुल उसी तरह। ये सिस्टिक है, इसमें वेरिकोस भी है और कुछ सिस्टिक भी हैं। इटियोलॉजिकल देख लें तो ये सारी आप जो बात कर रहे थे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जेनेटिक में देखें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कंजेनिटल में पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन है, पोस्ट इन्फेक्शियस टीबी, निमोनिया, नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जस्ट फॉर योर अगर आप बड़ों में देखें तो टीबी को और एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस एबीपी है उसको याद रखें। बच्चों में देखें तो आप फॉरेन बॉडी और ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, कार्टाजेनर सिंड्रोम, इन सब के अंदर देयर इज सिलियरी प्रॉब्लम। और ये मोनेर कॉर्न सिंड्रोम है जिसमें देयर इज एबनॉर्मल डायलाटेशन ऑफ ट्रेकिया एंड अदर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे कर सकते हैं। वैसे इसकी बेशुमार कॉजेज, निमोनिया भी कर सकता है और इवन कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस के साथ भी एसोसिएटेड है। तो देयर आर मैनी कॉजेज, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं वो टीबी और एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है। तो यूरोप में सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत कॉमन होता है। वो इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह करते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकिक्टेसिस एंड नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकिक्टेसिस। तो उनकी, क्योंकि वहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत कॉमन है। अच्छा जी, ये मैंने हाईलाइट कर दी हैं जो कॉजेज ज़्यादा हमारे होती हैं। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमने सिर्फ कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम पर बस नहीं करनी, हमने अंडरलाइन कॉज के बारे में पूछना है। जैसे बचपन के अंदर कोई इन्फेक्शंस तो नहीं होती, नहीं, बचपन में निमोनिया उससे हो सकता है, प्रीवियस टीबी और निमोनिया की हिस्ट्री, एस्थमा की हिस्ट्री, क्रॉनिक ब्लडी डायरिया पूछेंगे फॉर इरिटेबल बाउल डिजीज, और इसके अलावा फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री और कनेक्टिव टिश्यू की हिस्ट्री। ये सब हिस्ट्री में पॉइंट्स देखने पड़ेंगे when there is a case of bronchiectasis। अच्छा जी, एग्जामिनेशन में आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लबिंग देख लेंगे, और चेस्ट एग्जामिनेशन में आपको क्रेपिटेशंस मिल जाएंगी। अच्छा, ये जो अंडरलाइन डिजीज है इसके लिए, इसमें आप क्या देखेंगे? ये 4 पॉइंट्स हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? एपेक्स बीट चेक करेंगे फॉर डेक्स्ट्रोकार्डिया, क्योंकि अगर साइटस इनवर्सस है तो इट कैन बी एसोसिएटेड विद कार्टाजेनर सिंड्रोम। और लिवर इन पेशेंट्स के अंदर, अगर आप नॉर्मली जब आप चेस्ट को परकस करते हैं तो राइट साइड पे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के बाद परकशन नोट डाला जाता है, लेकिन ऐसे केसेस में परकशन नोट वो रेजोनेंट ही रहेगा क्योंकि लिवर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। साइनोसाइटस इन जरूर होता है जिनमें सीलियरी डिसफंक्शन हो, क्योंकि साइनसिस के अंदर भी सीलिया होते हैं, वो भी नहीं मूव करते, तो पेशेंट को क्रॉनिक साइनोसाइटस होता है। जॉइंट्स आपने देखने हैं फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कनेक्टिव टिश्यू। इन्वेस्टिगेशंस में बताया कि एक्सरे कॉमन है, लेकिन उसके बाद HRCT हमने जरूर करवाना है। तो 50% है सेंसिटिविटी एक्सरे की और HRCT की 97% है। बाकी आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आएगा, और स्पूटम आप ज़रूर करवाएंगे पेशेंट का चेक करने के लिए कि उसमें कौन सी चीज़ ग्रो करती है। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन जो ब्रोंकिक्टेसिस के साथ एसोसिएटेड है दैट इज सूडोमोनास। इसके अलावा एस्परजिलस को चेक करने के लिए हम स्पूटम में फंगल हाइफी देख सकते हैं, और एस्परजिलस एसोसिएटेड
IgG या IgM हम देख सकते हैं, और एस्पेजिलस एसोसिएटेड IgE भी हम देख सकते हैं, एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एस्पेजिलस। अच्छा जी, मैनेजमेंट में देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट है, इसमें जनरल मेजर्स भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक मेजर्स भी, और आखिर में सर्जिकल मैनेजमेंट है। जनरल मेजर्स में हाइड्रेशन इंप्रूव करनी है, अंदर स्पूटम रुका हुआ है, आप जितना पानी देंगे उतना ही वो थिन होगा, जल्दी हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 2 और 3 है कि जिसमें आपने फिजियोथेरेपी करनी है और पोस्टरल ड्रेनेज करनी है। पोस्टरल ड्रेनेज का मतलब ये है कि अगर पेशेंट के लो लोब के अंदर ब्रोंकिक्टेसिस है तो आप उसको कहेंगे कि वो सजदे की पोजीशन में जाए, इस तरह उसके लंग्स का जो लोअर पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा और वो ड्रेन हो जाएगा। इसी तरह अगर पेशेंट के राइट लंग के अंदर ब्रोंकिक्टेसिस है तो आप उसको कहेंगे कि वो लेफ्ट साइड पे करवट ले, इस तरह राइट साइड ऊपर आ जाएगी और वो ड्रेन हो जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे ब्रोंकिक्टेसिस है तो आप उसको कहेंगे कि राइट साइड पे करवट ले। यानी जो पर्पस है हमारा वो ये है कि सीटी स्कैन से जब हमें अंदाजा हो जाए कि किस साइड का ब्रोंकिक्टेसिस है तो हमने उसको ग्रेविटी के साथ रिमूव करना है। तो अगर लोअर लोब में है तो आप उसको सजदे वाली पोजीशन में करेंगे, उससे लोअर लोब ऊपर आ जाएंगे और वो ड्रेनेज होना शुरू हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन उसकी बेहतर करेंगे, उसको कहेंगे एक्सरसाइज करे, और स्पेसिफिक में एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस फॉर ब्रोंकिक्टेसिस। ये अगर अपर लोब में है, एंटीरियर या अपर लोब में, तो आप उसको अपराइट ही रहने देंगे, इस तरह ग्रेविटी से ड्रेन हो जाएगा। और अगर पेशेंट का लो लोब में है तो आपने राइट लोअर में है तो आपने उसको लेफ्ट में लिटाना है ताकि राइट वाली साइड ऊपर हो जाए। और इसी तरह राइट पर है तो आप उसको लेफ्ट साइड, यानी जिस साइड पर ब्रोंकिक्टेसिस है उसको आपने इंडिपेंडेंट साइड रखना है और नॉर्मल साइड को डिपेंडेंट साइड रखना है ताकि ग्रेविटी से फ्लूइड ड्रेन हो जाए। ये देखें, ये दोनों लोअर लोब के अंदर ब्रोंकिक्टेसिस है, तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि सजदे की पोजीशन करनी है या इस तरह करना है कि पेशेंट का हेड एंड नीचे हो जाए, फुट एंड ऊपर हो जाए, इससे ये होगा कि वो फ्लूइड्स ड्रेन होते रहेंगे। तो इट्स अप टू यू के पोजीशन क्या है ब्रोंकिक्टेसिस की और आप उसको किस तरह ड्रेन करना चाहते हैं। एंटीबायोटिक्स आपने देनी है और वो किस तरह देनी है, यू हैव टू चेक द स्पूटम, और आपने उसको ये कल्चर करवाना है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या इशू है और क्या उसका वो हो रहा है प्रॉब्लम। तो इसमें हॉस्पिटल एडमिशंस अगर किसी में बार बार हो रहे हो तो उसमें ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होता है कि उसके अंदर सूडोमोनास मौजूद, ठीक है। इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म आप देख लेंगे, फिजिकल स्टेटस, और सूडोमोनास को जरूर याद रखेंगे। आप ये देख लें कि 100 में से 90 पेशेंट्स के अंदर सूडोमोनास होता है, बाकी किसी में एच इन्फ्लुएंजा निकल आता है 10% में, या शायद स्ट्रेप्टोकोकस, अदरवाइज यही होता है। सर्जरी दो तरह की हो सकती है, या तो आप ये कर सकते हैं कि अगर पेशेंट का एक एरिया में लोकलाइज्ड है, टोटल लंग के दोनों लंग्स के 5 लोब्स होते हैं, अगर किसी एक लोब के अंदर डिजीज है तो आप उस लोब को सर्जिकली रिमूव कर दें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो लोकलाइज्ड ब्रोंकिक्टेसिस के लिए बजाय आप उसको कई साल पोस्टरल ड्रेनेज करवाएं, एंटीबायोटिक्स दें और डिजीज बढ़ने का खतरा है तो आप सर्जिकली रिमूव कर दें। और अगर दोनों लंग्स एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हैं तो आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसमें दोनों लंग्स रिमूव करके एक हेल्दी लंग लगाया जा सकता है। और थर्ड ये कि आप अंडरलाइन कॉज उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं अगर वो ट्रीटेबल हो। ये लोकलाइज्ड ब्रोंकिक्टेसिस की एक मिसाल है। आप देख सकते हैं कि ब्रोंकिक्टेसिस लेफ्ट लोअर लोब तक महदूद है, तो अगर आप लेफ्ट लोअर लोब को सर्जरी से निकाल दें तो बाकी लंग्स हेल्दी हैं, पेशेंट का गुजारा हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोंकिक्टेसिस की कि क्या हैं। सबसे पहले तो इन्फेक्टिव एक्सरबेशन है, मरीज को महीने 2 महीने बाद बुखार रहता है ड्यू टू पूलिंग ऑफ सेक्रीशंस, और कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको बीमारी रखता है। हर दफ़ा आपने कल्चर करवाना है, जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको आप कर सकते हैं। हिमोप्टेसिस मरीज को बार बार बलगम में खून आएगा, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, और उसको ब्रेन में एब्सेस बन सकता है।
और लास्ट में अमाइलॉइडोसिस है। किसी भी स्पूरेटिव लंग डिजीज के अंदर देयर इज सेकेंडरी प्रोटीन सेक्रेशन फ्रॉम यूरिन, इसको सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस कहते हैं। तो ये डेवलप हो सकता है। समरी ये है कि हमने डायग्नोसिस जो ब्रोंकाइटिस का है दैट इज नॉट इनफ। तो हमने ये करना है कि हम इसका कोई कॉज तलाश करेंगे और उसके मुताबिक हम इसको ट्रीट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये एक हिस्ट्री जो हमने पहले डिस्कस की थी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है रिलेटेड टू एस्थमा। जहाँ भी एस्थमा के साथ ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री आए, गो फॉर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। इट्स ऑलवेज बाइलैटरल, तो इसमें सर्जरी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड सेकंड इज पोस्ट टीबी फाइब्रोसिस एंड विद ब्रोंकाइटिस, तो उसमें यूनिलैटरल ब्रोंकाइटिस एंड वी कैन गो फॉर सर्जरी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल बिलाल आप अटेंडेंस देख लें। सर स्क्रीनशॉट ले या वीडियो बना दे? आप देख लें, इस वक्त मेरे पास 93 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है सर, मैं इसकी वीडियो बना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो फिजियोथेरेपी है सर, ये बाईपास के बाद जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनको भी दी जाती है कफ उनको रिमूव करने के लिए? हाँ जी, फिजियोथेरेपी हर उस कंडीशन में यूज़ की जा सकती है जिसमें डायाफ्राम और रेस्पिरेटरी मसल्स की मूवमेंट वो स्लो हो जाए या ना कर सकें। मिसाल के तौर पे आप उसको, अगर किसी को फ्लेल चेस्ट है, दर्द हो रहा है उसको, तो उसको भी फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। कार्डिक बाईपास के बाद भी दे सकते हैं। अगर किसी को मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, उसकी इफेक्टिव कफिंग नहीं है, तो उसको भी दे सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में दे सकते हैं। बहुत सारी डिजीज में चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। सर इसके लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं फिजियोथेरेपी की जो की जाते हैं, उसके इनहेलर लगाया जाता मैनुअल है? भी की जा सकती है और इसके अलावा स्पेशल वेस्ट या जैकेट मिलती है। वो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो उसको जैकेट पहना के ना उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच कर देते हैं। उससे चेस्ट वॉल में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और देयर इज मूवमेंट ऑफ सेक्रीशंस, तो वो भी हो सकता है। फिर इसके अलावा कुछ कफ इंड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, मतलब उनके अंदर पेशेंट फूंक मारता है तो उसको खुद ब खुद कफ प्रोड्यूस होती है और जब वो कफ करता है तो सेक्रीशंस भी आ जाती हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिसके साथ आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। हमारे कंट्री में मैनुअल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सर इन पेशेंट्स के अंदर कफ सप्रेशन दिए जाते हैं या नहीं, या कफ इंड्यूस नेवर, कराई इन जाती है? पेशेंट्स में हमेशा आपने कफ इंड्यूस करवानी है। कफ सुप्रेस उस वक्त करवानी है जब पेशेंट को हेमोप्टेसिस हो रहा हो। सर वो अटेंडेंस के बारे में बात करनी थी सर। वो जो 9th लेक्चर था उसके अंदर मैंने लेक्चर लिया था, उसके स्क्रीनशॉट्स भी आपको भेजे थे सर, लेकिन वो अटेंडेंस मेरी मार्क नहीं हुई थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। असल में मैं खुद भी शर्मिंदा होता हूँ। आई एम नॉट एन अटेंडेंस टीचर, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो फिर अवामुन्नास की तादाद नहीं आएगी अगर हम इसको ना कंडीशनल ना करें। तो ये कॉग्निशन का सबसे पुअर लेवल है कि अगर हम किसी चीज़ को कंडीशन करें किसी पनिशमेंट रिस्पॉन्स के साथ, बहरहाल मजबूरी है, करना पड़ रहा है। बहरहाल अदरवाइज मैं देखूंगा सर इसको। वो प्रॉब्लम होती है इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से, प्रॉब्लम हो जाती है अटेंडेंस के दौरान या किसी वजह से, तो उस वजह से मिस हो सही, जाता उसमें है। आप फिक्र ना करें। बाकी लेक्चर्स का भी रिकॉर्ड होगा और एट द एंड मैंने ही उसको कंपाइल करना है। तो आई विल सी व्हाट आई कैन डू। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? चलो मैं पूछता हूँ, कार्टाजेनस सिंड्रोम में क्या होता है? कार्टाजेनस सिंड्रोम में सर साइनोसाइटिस भी होता है और साथ में ट्रांसपोजिशन ऑफ विसरा जो है वो भी होती है। ठीक है। तो सीलिया की एब्नॉर्मैलिटी है असल में, इसकी वजह से जो है ना वो साइटस इन्वर्टस और बाकी डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस इन्वर्सस में क्या फर्क है? डेक्स्ट्रोकार्डिया में खाली हार्ट चेंज होता है और साइटस इन्वर्टस में सारे ऑर्गन्स हो हैं। सही, ठीक है। अच्छा जी, सूडोमोनास पर कौन सी एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं? सेपिप्रेसिलिन एक्ट करती है। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन सर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 सर
तो सेप्टेजिबाइनिलीन। तो जेंटामाइसिन। सही है, 2 ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के, ग्रुप ए और ग्रुप बी है। जेंटासिन ग्रुप बी में है। इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं, और सूडोमोनास की इन्फेक्शन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप डबल एंटीबायोटिक्स देते हैं, 2 एट ए टाइम। सर पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। हाँ वो भी दे सकते हैं आप, सिप्रो प्लस जेंटामाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि और कंजेनिटल जो डिजीजेस हैं उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए, मेरा ख्याल और कोई रह नहीं गया। चलें ठीक है, चलें हमारे 2 लेक्चर्स रह गए, एक COPD रह गया और एक ERDS रह गया, तो हम उसको इंशाल्लाह इसी वीक में कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं आपको बता दूंगा, एक छोटा सा टेस्ट करेंगे हम MCQ बेस में, वो फिर मैं आपको बता दूंगा। जी सर। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।